हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए मैं 20 दिसंबर सीटेट वाला जो पेपर था 20 दिसंबर 2021 का, उसकी पेडागोजी वाले सेक्शन को लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गणित की शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है, है ना। नहीं है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। नहीं है, कौन सा नहीं है। अब आप देखो ऑप्शन, देखो कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना। तो जब आप क्लास स्टार्ट करते हो उसके पहले आप देखते हो बच्चों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो ये तो अच्छी चीज है, तो इससे तो रचनात्मक प्रक्रिया का ये लक्षण है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, नहीं है। अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना। अंतर्दर्शी हल क्या होते हैं, बच्चे जो अनौपचारिक कुछ विधियां अपनी लगा लेते हैं ना, जो मेथड आपने नहीं सिखाए, अपना दिमाग लगा के कुछ आंसर बता देते हैं, तो ये भी ठीक है। संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, है ना, बच्चों को अच्छे से समझ में आए, उनको अपॉर्चुनिटी देना समझने की, तो ये भी रचनात्मक प्रक्रिया का लक्षण है। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीके। देखो निर्धारित तरीके का मतलब क्या होता है कि हमने बच्चों को पहले से ही बता दिया कि आपको ऐसे ही करना है, बच्चे तो अपना दिमाग नहीं चला पा रहे हैं फिर, है ना। तो निर्धारित तरीके हमें नहीं बताने हैं पहले से, बच्चों को हमें करने देना है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, कौन सा नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन। देखिए, गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। 25 के गुणनखंड क्या है और परिमाप की परिभाषा दीजिए। अब देखो इसमें से बेसिकली क्या निकालना है कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, खुले सिरे वाले क्वेश्चन और बंद सिरे वाले क्वेश्चन। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है ओपन एंडेड या खुले सिरे वाले क्वेश्चन। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी आंसर एक से ज्यादा हो सके। जैसे मैं आपसे कह दूं कि किन किन संख्याओं का योग 5 बन सकता है, तो आप देखो 5 + 0 भी 5 हो जाएगा, 4 + 1 भी 5 हो जाएगा, 3 + 2 भी 5 हो जाएगा। तो कई सारे आंसर आ गए ना यहाँ पे। तो ये सवाल कैसा था, ओपन एंडेड। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछ लूं कि 4 + 1 कितना होता है, तो 4 + 1 तो 5 ही होता है ना, इसके अलावा तो कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये कैसा है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में ये अंतर है। अब देखो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, 7 + 1, 6 + 2, 5 + 3। तो ये कैसा है, ओपन एंडेड। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। मतलब त्रिभुज की तीनों साइड का सम 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप देखोगे कि कुछ भी हो सकता है, ये वाली साइड 20 हो जाए, ये वाली 20 हो जाए, ये वाली 10 हो जाए, है ना, ये 25 हो जाए, ये 20 हो जाए, ये 5 हो जाए। तो ऐसे कई सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ये भी कैसा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। 25 के गुणनखंड, देखो 25 के गुणनखंड तो यही होंगे, क्या इसके अलावा 25 के कुछ गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये कैसा है, क्लोज्ड। परिमाप की परिभाषा, परिमाप की जो परिभाषा होती है, परिमाप की परिभाषा तो वही होगी ना, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, है ना, चारों भुजाओं का, सारी जितनी भी भुजाएं हैं उनका योग। तो ए और बी कैसे हैं, ओपन एंडेड। देखो यहां पे लिखा है ए और बी मुक्त सिरे वाले क्वेश्चन है, सी और डी बंद सिरे वाले क्वेश्चन है ना। मुक्त का मतलब ओपन हो गया, बंद का मतलब क्लोज्ड हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। कौन सा है जो सृजनात्मक चिंतन का मुख्य सूचक है। मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, प्रॉब्लम पोजिंग, अशुद्धि मुक्त परिकलन और सही सूत्रों को स्मरण करना। देखो स्मरण तो हम करवाते ही नहीं है कभी, ये तो गलती हो गया। अशुद्धि मुक्त परिकलन ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा गलती ना करे, और बच्चा गलती कर रहा है तो अच्छी चीज है वो, है ना। तो इसको ऐसा नहीं है कि हम ये कहें बच्चे से गलती ही मत करो, ये भी गलत
स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग, मानकीकृत, पहले से ही निर्धारित तरीका है, उसी से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो ये भी नहीं है। तो आपका क्या बचा, यही बचा। देखो प्रॉब्लम पोजिंग का मतलब क्या होता है कि आपको बच्चों को कोई भी एक प्रॉब्लम ऐसे देना है ना, कुछ भी एक सिचुएशन क्रिएट कर देना बच्चों के सामने कि ऐसा होगा तो क्या होगा, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे ही बच्चों में सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। देखो वैन हीले की त्रिविम ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चा यह स्वीकार करने की संभावना देखे कि वर्ग एक आयत भी होता है। वर्ग एक आयत होता है, ये किसमें होता है बताइए। देखिए वर्ग एक आयत होता है तो ये पता कैसे चलेगा, जब बच्चा वर्ग और आयत में एक संबंध स्थापित करने लगेगा कि वर्ग के भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत के भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए वर्ग एक आयत होता है, तो क्या कर लिया, एक संबंध स्थापित कर लिया ना। तो लेवल 2 जो रिलेशनशिप है उस स्तर पर बच्चा है अभी। निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग का तस्मक रूप में उल्लेखित किया जाता है। देखो दो चीजें होती है, गुणा का तस्मक रूप होता है, एक योग का तस्मक रूप होता है। तो तस्मक ऐसी संख्या होती है जिसको ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से उस संख्या में कोई फर्क ना पड़े। जैसे 2 है, 2 में मैं कौन सी संख्या ऐड कर दूं, 0 ऐड कर दूं तो 2 ही रहेगा, इसलिए योग का तस्मक रूप क्या होता है, 0। गुणा का तस्मक रूप क्या होता है कि किस संख्या से गुणा कर दें तो वही संख्या रहे, तो 1। तो आप ये याद रखना, योग का तस्मक रूप होता है 0 और गुणा का क्या होता है, 1 होता है। इसको पढ़िए, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उचित है। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जाता है। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित है। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। तो देखो ऐसा नहीं है कि संस्कृति की भूमिका नहीं है गणितीय समझ में। हमारी इंडियन आप देखो, कल्चर देखो, है ना, वेद पुराण और ये सब में पहले से लिखा हुआ है ना, साइंस के बहुत सारे, मैथ की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है, संस्कृति की भूमिका होती है। बाकी ऑप्शन देखो तो बाकी ऑप्शन सारे सही हैं। कैसे सही हैं, अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित की ज्ञान का सृजन होता है। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे रिलेट करते हैं, उससे सीखते हैं। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित है भाई। समाज में आप रहोगे तो आपको गणित का यूज करना ही पड़ेगा ना कहीं, संवाद और वार्ता से ही भी गणित सीखते हो, तो ये भी सही है। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क, तो तर्क वितर्क तो गणित में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ABC। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। देखो यहाँ पे सीमित रखने की बात हो गई, थोड़ा सा निगेटिविटी वाली बात हो गई है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों सीमित रखें हम चीज़ों को, है ना, सीमित क्यों रखें। उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय दे, क्या परिभाषा देने से सब कुछ सीख जाएगा बच्चा, नहीं सीखेगा। दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। दिक् स्थान क्या होता है, स्पेस के कॉन्सेप्ट को विकसित करना चाहिए कि कोई वस्तु कितनी जगह घेरेगी, किसी वस्तु का शेप क्या है ना। तो उससे ही क्या होगा, ज्यामिति पाठ्यक्रम में आप, ज्यामिति पाठ्यक्रम के लिए यही चीज ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओनली C। नेक्स्ट देखिए,
सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले, सड़क विक्रेताओं मतलब जो सड़क के किनारे जो बेचते हैं सामान, सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है, ये किसने कहा है ना? जो दुकानदार जो मेथड यूज करते हैं जोड़ने का या घटाने का, तो क्या वो यूजफुल नहीं है? बिल्कुल यूजफुल है। वे अस्पष्ट और असंगत है, सेम ही चीज कही गई है कि अस्पष्ट और असंगत है, तो ऐसा भी नहीं है। वे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता करते हैं। जो तरीके दुकानदार यूज करते हैं ना, उनसे हम कहीं ना कहीं वैकल्पिक तरीकों को भी विकसित कर सकते हैं, तो ये बात ठीक है। ओनली सी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन 3D दिक्स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है ना? ये चीज हम मिस कर जाते हैं क्वेश्चनों में। न्यूनतम पूछा है कि किससे कम से कम संभावना है? आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, टेनग्राम पहेलियों पर कार्य करना, विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना, दी गई आकृतियों के सममित अक्षों को पहचानना। बताइए। देखो, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, आंकड़े आप जानते हो, डेटा, जैसे मुझे डेटा रिप्रेजेंट करना है, मैंने इस तरह से ग्राफ बना दिया, तो ग्राफ बनाना और ये 3D चीज तो अलग है ना, 3D अलग चीज है। तो यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखो, टेनग्राम में आप देखो, टेनग्राम में पहेली टाइप की होती ना, उनमें बच्चे त्रिभुज, आयत, ये सब लगा लगा के सीखते हैं, फंसा फंसा के। विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना, ये भी हो जाएगा। सममित अक्षों की जरूरत भी होती है 3D सीखने के लिए, तो आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तीन गुणे 5 की गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? सबसे अच्छी कौन सी विधि है? कुछ वस्तुओं से 3 गुणे 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना, उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों का कविता पाठ। देखो, ये रटाने वाली बात हो गई कि पहाड़ों का कविता पाठ करवाते जाओ बच्चों को। परिकलक कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर का यूज करेगा बच्चा तो फिर गुणा भाग करना कैसे सीखेगा? संप्लाव गणना या स्किप काउंटिंग। देखो, स्किप काउंटिंग क्या होती है कि जैसे मैं आपसे कह दूं 3 गुणे 5 करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो बच्चा जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से 6 पे जाएगा, तो इसको ऐसे स्किप करके चला गया। 7 8 9, तो 3 दूनी 6 3 9, है ना? ये इसी को बोलते हैं संकलाव गणना, स्किप काउंटिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्किप काउंटिंग। तो इससे बच्चा सीख सकता है, लेकिन क्या इससे और बेटर मेथड हो सकता है? हाँ, इससे बेटर मेथड क्या हो सकता है? ये कुछ वस्तुओं से 3 गुणे 5 के आयताकार व्यू की रचना करना। आपने कंकड़ ले लिए, कुछ पत्थर ले लिए छोटे छोटे, उनको 3 3 के फॉर्म में ऐसे 5 लाइनों में बना लिया, तो टोटल कितने कंकड़ यूज हो गए? 15 कंकड़ यूज हो गए। तो आप कह सकते हो कि 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो वही कहा है कि कुछ वस्तुओं से 3 गुणे 5 का आयताकार व्यू, या आयताकार व्यू बना लिया ऐसे। विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? नहीं है। चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए। तो देखो, वास्तविक होनी चाहिए समस्या, वास्तविक होने से क्या होता है? बच्चा उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाता है ना? और छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरण, पहले सरल उदाहरण ही लिए जाते हैं, फिर कठिन उदाहरण लिए जाते हैं। तो ये सही है, मतलब ये आंसर नहीं है, अभी मैंने टिक लगा दिया, ये आंसर नहीं है, नहीं पूछा है ना, तो ये आंसर नहीं है, लेकिन ये सही है कि ये होना चाहिए। अब देखो, आप विद्यार्थियों को कलन विधि के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जा सकती है। तो ये भी ठीक बात है, हम मूर्त सामग्री से ही अमूर्त कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहाँ पर। डी, प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली। तो ये आपको बताया था कि केवल ये नेगेटिव वर्ड होता है
कि हम कभी भी एक ही चीज़ पर नहीं अड़े रहते कि हम ऐसे ही सिखाएंगे बच्चों को। हम ये सोचते हैं कि हर बच्चे की अलग अलग ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से अलग अलग उसको तरीका अपनाएंगे सिखाने के लिए। तो नहीं पूछा है तो यही संतोषजनक नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या के भाव में हुआ है ना, गणना करनी है जिसमें। अब देखो, आप इस इमारत की चौथी मंजिल, तो ये चौथा है, ये क्रम दर्शा रहा है, तो ये जो क्रम सूचक संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे स्थान पर आया, अगेन कौन सा यूज हो गया, क्रम बता रहा है ना चौथा, ये भी ऑर्डिनल है। इस पुस्तक का चौथा अध्याय, ये भी क्रम बता रहे, तो ये भी कैसा हो गया, ऑर्डिनल। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया, 1 2 3 4, काउंटिंग कर रहे हैं, तो 4 टीमों, इसी में यही क्या हो जाएगा, कार्डिनल भाव संख्याओं का इसमें प्रस्तुत हो रहा है। पढ़िए इसको। देखते, शुद्ध कथन को पहचानिए। एक संख्या के दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। क्या ऐसा होता है कि अगर एक संख्या में किसी दूसरी संख्या से गुणा करो तो उसका मान हमेशा बढ़ जाएगा? जैसे 3 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करूं तो 3 ही आया, मान तो नहीं बढ़ा। 3 में मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1.5, कम हो गया मान। तो ये तो ठीक नहीं है, हमेशा तो नहीं, ऐसा नहीं होता। एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। 4 में 1 से भाग करो तो कितना आएगा, 4, तो कम नहीं हुआ मान। 4 में 0.5 से भाग करो तो कितना आ जाएगा, 8, मान बढ़ गया। तो ये भी हमेशा सही नहीं है। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा 0 होगा। जैसे 2 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 20। लेकिन क्या ये चीज हमेशा सही है, इकाई में 0 आएगा? 2.5 में मैं 10 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 25। तो अब तो इकाई पे 5 आ गया, 0 नहीं आया, मतलब ये भी हमेशा सही नहीं होगा। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है, मतलब गुणा, जो गुणा की प्रोसेस है भाग की उल्टी है, या भाग गुणा की उल्टी है, तो ये बात ठीक है। आप गुणा करते हो तो मल्टीप्लाई करते जाते हो, 3 3 9 3 27, भाग करोगे 27 में 3 का भाग दोगे 9 आएगा, फिर भाग करोगे 3 आएगा, तो ये प्रतिलोम है, ये बात ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओनली डी। वैसे भी देखो मैं आपको बता दूं, जब आपने 3 को कैंसिल कर लिया ना तो चौथे में दिमाग इतना लगाने की जरूरत नहीं होती, चुपचाप इसको आंसर लगाओ, टाइम बचा के आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, ये कह रहे हैं। अच्छा आप मुझे बता, जैसे मैं आपसे कह दूं 48 इंटू 52, मैंने 48 को मान लिया 50 और इस 52 को भी कितना मान लिया, 50। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2500। आप 48 इंटू 52 को सॉल्व करना, ये भी लगभग लगभग इतना ही आएगा। तो क्या ये गणितीय कौशल नहीं है, ये है गणितीय कौशल भाई। तो ये हमारा, ये गलत हो गया, ये तो आंसर नहीं होगा। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है, मतलब कह रहे हैं कि गणित में सिर्फ फॉर्मूले ही सब कुछ हैं, फॉर्मूले को ही गणित मान लो, तो ऐसा भी नहीं है, रटाना नहीं है हमें। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है, चलो अभी देखते आगे। गणित को यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है। यांत्रिक कार्य प्रणाली कहाँ से आ गई, मतलब यांत्रिक, ये सब तो मैकेनिकल वाली चीजें मैथ में कहाँ से आ गई, तो ये भी नहीं होगा। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है ना, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया आगमन मेथड में कि अगर त्रिभुज के कोणों का, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कैसे पता चलेगा, जब बच्चे को आप 4-5 ट्रायंगल दोगे कि बेटा इन ट्रायंगल के एंगल्स का सम बताओ, तो वो जोड़ेगा तो सबका सम कितना आएगा, 180। तो उसने एक पैटर्न बना लिया कि अच्छा सभी त्रिभुजों का मतलब कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो पैटर्न को पहचानना होता है गणित में, ये बात ठीक है। सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है। सममिति जिसको बोलते हैं सिमेट्री, है ना। सिमेट्री क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि मैंने
इस तरह से बनाया, तो जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वैसा ही सेम राइट साइड वाला पोर्शन है, तो आप इस फिगर को सिमेट्रिकल बोल सकते हो। इसको समझाना है बच्चों को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाए, ठीक है, अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा दी जाए। क्या सिर्फ परिभाषा से बच्चा सीख जाता है क्या? ये तो ऑप्शन कितने बार आ चुका है, अब आप समझ गए होंगे, परिभाषा वाला ऑप्शन हमेशा गलत है। बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित करें। देखो, वाद विवाद में सम्मिलित करना अच्छी बात है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा है क्या कि सममिति सिखाने से सममिति वाद विवाद से सीख जाएगा क्या बच्चा? वाद विवाद से सम्मिति नहीं सीखेगा। बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। अब अगेन इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं है कि वर्ग और आयत सिखा सकते हो, लेकिन उससे सम्मिति सीख जाएगा क्या? सीख भी जाएगा तो वो सीखेगा जिसमें वर्ग और आयत का यूज हो रहा होगा। सपोज करो सर्किल वाली सम्मिति आ गई तो ये भी गलत है। तो आपका ये ठीक हो जाएगा पेपर फोल्डिंग। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करो ये पेपर है, मैंने इसको हाफ ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये देखो सममिति बन गई ना, जो सेम पोर्शन यहाँ पे वही सेम पोर्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से भी फोल्ड कर दूं तो भी वही हो जाएगा। तो पेपर फोल्ड कर करके आप सममिति सीख सकते हो। तो ये खत्म हो गया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक।